हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिभा सिंह। तो जो भी स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को आने वाले क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बेसिकली आज की क्लास में मैं आप सभी से बीपीएससी टीआरई 4 हिंदी सब्जेक्ट क्लास 6 to 12 का क्या सिलेबस होगा, इस पर मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगी। और किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हिंदी सब्जेक्ट को किस प्रकार पढ़ें, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए हमारी क्या रणनीति होगी, किस प्रकार मैं पूरे के पूरे सिलेबस को आप लोगों को कवर कराऊंगी। इन सब बातों पर मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगी। और जिस प्रकार मैंने बीपीएससी टीआरई 2 और बीपीएससी टीआरई 3 एग्ज़ाम की तैयारी करवाई थी अपने विद्यार्थियों को, ठीक उसी प्रकार मैं आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कराऊंगी। और बीपीएससी टीआरई 2 एग्ज़ाम में मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे और कुछ पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाए थे, जिनसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए थे। उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाए थे, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। तो एक बार आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा कि मेरे बनाए गए पीडीएफ से कितने प्रश्न एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जिससे आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि मेरे द्वारा बनाए गए पीडीएफ और पढ़ाए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक से एग्ज़ाम में कम से कम 15 से 20 प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे कि हम लोगों के पाठ्यक्रम में कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं, जिससे आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमें एटलीस्ट पढ़ना क्या है। ठीक, तो चलिए बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम का सिलेबस देखते हैं। और बीपीएससी ने अपना किसी भी प्रकार का कोई भी सिलेबस जारी नहीं किया है। ये जो सिलेबस है वो विगत वर्ष की परीक्षाओं में किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं उसके आधार पर बनाया गया है, और इन्हीं टॉपिक से एग्ज़ाम में कंटिन्यू प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, ऐतिहासिक ग्रंथ, काल विभाजन और नामकरण। ठीक है, इस टॉपिक से संबंधित मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक वीडियोस बना रखा है, जिसमें आपका ये यूनिट प्रॉपर कवर हो जाएगा। ठीक है, और इस यूनिट से एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है ऐतिहासिक ग्रंथ से। ठीक है, जैसे प्रश्न पूछ लेगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। या फिर प्रश्न पूछ लेगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। ठीक है, अब प्रश्न आ जाता है काल विभाजन से। प्रश्न आ जाएगा कि भक्ति काल का क्या काल विभाजन है, या फिर आदिकाल का क्या काल विभाजन है, आपको पता होना चाहिए। नामकरण से प्रश्न आ जाएगा। अब नामकरण से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, जैसे कि आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। वीर गाथा का नाम किसने दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके काफ़ी अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक, आगे देखिए, आदिकाल। आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, प्रमुख ग्रंथ और रचनाकार। तो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो, हामिर देव रासो, विशल देव रासो, ये सारी जो रचनाएं हैं, ये सारी रचनाएं आदिकाल की हैं। तो इसे भी हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, और इससे संबंधित वीडियो भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है, और इन सभी वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद है भक्तिकाल। भक्तिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या है और प्रमुख ग्रंथ और रचनाकार। ठीक है, अब भक्तिकाल में कौन कौन से कवि आते हैं, ये आपको देखना काफ़ी ज़रूरी है। भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया है, सगुण धारा और निर्गुण धारा। सगुण धारा के अंतर्गत कौन आते हैं और निर्गुण धारा के अंतर्गत कौन आते हैं। साथ ही साथ सगुण और निर्गुण में कौन से कवि शामिल हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो भक्तिकाल को भी काफ़ी डीपली पढ़ना होगा हमें। आगे देखिए, रीतिकाल, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख ग्रंथ एवं रचनाकार। ठीक है, अब रीतिकाल। रीतिकाल का समय क्या है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न तो आपका यहीं से तैयार हो जाता है कि रीतिकाल का समय क्या है। ठीक है, और रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या है, प्रमुख ग्रंथ और रचनाकार। रीतिकाल के कवियों से कम 2 प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं,
कि सुजान हित प्रबंध किसकी रचना है या फिर प्रबोध पचासा किसकी रचना है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताते चलती हूँ कि मैं आप लोगों को ये पूरे टॉपिक्स कैसे कवर कराऊंगी। ठीक है, ये जो 4 टॉपिक हैं आप लोगों के, इन 4 टॉपिक से आप लोगों के एग्ज़ाम में 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और इन 4 टॉपिक को कैसे कवर करेंगे कि एग्ज़ाम में जो 7 से 8 प्रश्न आए वो आप लोगों के गलत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी रणनीति पर ध्यान देते हैं। तो मैं क्या करूँगी कि आप लोगों को पहले एक एक टॉपिक पढ़ाऊँगी। जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया, तो प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ कौन से हैं, काल विभाजन क्या है और नामकरण क्या है। ठीक है, साथ ही साथ हिंदी साहित्य का इतिहास किस प्रकार प्रारंभ हुआ, इससे मैं काफ़ी अच्छे से आप लोगों को कवर कराऊंगी। उसके बाद आदिकाल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, भक्ति काल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं और रीति काल की प्रमुख रचना और रचनाकार कौन से हैं। ठीक है, इसे हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। अगर इतना पढ़ लेते हैं तो इतना आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इनफ है। इन्हीं से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग की रणनीति में क्या होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नकेनवाद, नई कविता तथा साठोत्तरी काव्य आदि। अब ये जो 5वां टॉपिक है आप लोगों का, इस टॉपिक से आप लोगों के एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे प्रश्न आ जाएगा कि छायावाद का समय क्या है, या फिर 4 विकल्प दे दिए जाएंगे और प्रश्न आ जाएगा कि इनमें से छायावाद के कवि कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि छायावाद के स्तंभ में कौन कौन से 4 कवि शामिल हैं। ठीक है, जैसे जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं। प्रश्न आ जाएगा कि कमानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि कमानी का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। ठीक है, तो इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे। आगे देखिए 6वें टॉपिक को देखेंगे हम लोग, हिंदी गद्य का विकास। नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, साक्षात्कार, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत और व्यंग आदि। ठीक है, और ये यूनिट काफ़ी बड़ी है आप लोगों की और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस यूनिट से भी आप लोगों के 2 से 3 प्रश्न देखने को ज़रूर मिलते हैं। अब इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। प्रश्न आ जाएगा कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है, तो आषाढ़ के एक दिन नाटक के रचनाकार मोहन राकेश है। इरावती किसका अधूरा उपन्यास है। और जो भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इरावती किसका अधूरा उपन्यास है। तो इस टॉपिक को हम लोग कैसे कवर करेंगे, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए क्लास बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि हिंदी गद्य में कौन कौन सी विधाएं आती हैं। ठीक है, उसके बाद नाटक, हिंदी के कौन कौन से प्रसिद्ध नाटक हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि हिंदी के प्रसिद्ध नाटक कौन कौन से हैं, उस नाटक के पात्र कौन से हैं, साथ ही साथ उस नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, इसी से प्रश्न आते हैं कि इस नाटक के रचनाकार कौन से हैं, नाटक के महत्वपूर्ण पात्र कौन से हैं और नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है। ठीक है, और सेम यही काम हम लोग उपन्यास के साथ करेंगे कि महत्वपूर्ण उपन्यास कौन से हैं। जैसे कि कुछ उपन्यासकार ऐसे हैं जिनसे एग्ज़ाम में 100% प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रेमचंद, ठीक है, जिनको कथा सम्राट भी कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, देवकी नंद खत्री और लाला श्रीनिवास दास, ये जो सभी उपन्यासकार हैं इनसे एग्ज़ाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं उनके जो उपन्यास हैं उन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष, साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उसे हम लोग देखेंगे और यही सारी चीज़ हम लोग इन सारे टॉपिक्स में करेंगे। ठीक है, अब आता है हिंदी के प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। ठीक, इससे संबंधित ऑलरेडी मैंने काफ़ी एक विस्तारपूर्वक वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आगे देखिए 8वां है राज्य भाषा हिंदी और उसकी संवैधानिक स्थिति। ठीक है, इस टॉपिक को भी हम लोग कवर करेंगे। इस टॉपिक से एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। 9वें टॉपिक को देखिए जो है हिंदी की प्रमुख संस्थाएं। ठीक है, इससे एग्जाम में 1 प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। जैसे प्रश्न पूछ लेगा कि हिंदी साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे भी मैं कवर करवाऊंगी कि हिंदी की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं। आगे देखते हैं हिंदी से संबंधित प्रमुख पुरस्कार और रचनाकार। ठीक है, इस टॉपिक को भी मैंने कवर कराया है और इससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब भारतीय काव्य शास्त्र,
भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र, इससे रिलेटेड मैंने कम से कम 5 से 6 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें कि भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य शास्त्र से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सब मैंने कवर करवाए हैं। जैसे कि भरत मुनि का कौन सा रस सिद्धांत है, भरत मुनि की कौन सी रचनाएं हैं, भरत मुनि का समय क्या है, ये सब मैंने काफ़ी विस्तारपूर्वक पढ़ाया है। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अब आता है स्त्री विमर्श। स्त्री विमर्श कब से प्रारंभ हुआ, स्त्री विमर्श की प्रमुख कौन कौन सी रचनाकार हैं, स्त्री विमर्श में कौन सी महिला लेखिकाओं को कौन से पुरस्कार मिले हैं, इसे भी हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे और इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दलित साहित्य, दलित साहित्य में कौन कौन से लेखक आते हैं, कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध हैं, इसे भी देखेंगे। अब अंतिम है प्रमुख नई रचनाएं और रचनाकार। ठीक है, इस टॉपिक से एग्जाम में अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, पर हम लोग इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे, बट इस पे फोकस हम लोग कम करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक से अभी तक कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं आए हैं। आगे देखेंगे। अब आता है हिंदी व्याकरण और भाषा विज्ञान। इसमें हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ। दूसरा हम लोगों को पढ़ना है हिंदी की प्रमुख बोलियां एवं क्षेत्र। जैसे कि प्रश्न आ जाएगा कि भोजपुरी बोली का क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, अवधी बोली का क्षेत्र कौन सा है, बघेली बोली का क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस टॉपिक से एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अब आता है देवनागरी लिपि और उसका विकास। ठीक है, इससे अभी तक एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा गया है। आगे देखिए, रस पढ़ना है हम लोगों को, छंद पढ़ना है, अलंकार। ठीक है, वर्ण विचार, संज्ञा, संधि, सर्वनाम, समास, विश्लेषण और कारक, ये सारे जो टॉपिक है, ये सारे टॉपिक और इन सारे टॉपिक से संबंधित कई सारे एग्जाम में जो प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। 30-35 मिनट का वीडियो है, उसमें कई सारे एग्जाम में जो प्रश्न कई बार रिपीट होते हैं, उन सारे प्रश्नों को मैंने हल करवाया है। ठीक है, आगे देखिए, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य, वाच्य, पदबंध, शब्द शक्ति, वैकल्पिक शब्द। आगे देखिए, विलोम शब्द से प्रश्न आते हैं। ठीक है, वाक्य संशोधन, इससे प्रश्न आते हैं। वाक्य संशोधन मतलब कोई एक आपको एक लाइन दे दिया जाएगा, उस लाइन में किसी ना किसी प्रकार की कोई मिस्टेक होगी और उसे आपको संशोधित करना होता है। ठीक है, मुहावरे और कहावत, इससे एक प्रश्न 100% पूछा जाता है। अनेक शब्द के एक शब्द, इससे भी एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आगे है शुद्ध वर्तनी या वाक्य से प्रश्न आते हैं, संक्षेपण से संबंधित प्रश्न आते हैं और अंतिम है पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द। ठीक है, इसमें जैसे इंग्लिश के कोई एक शब्द दे दिए जाएंगे और उसका हिंदी अर्थ पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी मैं आप लोगों को कवर कराऊंगी, इससे भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये रहा बीपीएससी टीआरई 4 का पूरा सिलेबस। ठीक है, इन्हीं सारे टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये भी मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को बता दिया है। और जो भी स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ये एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो ये ना सोचें कि बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम का अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। ये सारे जो कन्फ्यूज़न है, इसे आप छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम तो होगा, बट कब होगा ये क्लियर नहीं है। तो जब आप लोगों को ये एग्ज़ाम देना ही है तो क्यों ना इस एग्ज़ाम की तैयारी पहले से करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि दिन प्रतिदिन एग्ज़ाम के पैटर्न में, प्रश्नों में कई प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर करें। ठीक है, अब आप सभी के मन में सबसे पहले ये डाउट होगा कि इस पूरे सिलेबस को कैसे पढ़ें, कहाँ से सारे टॉपिक के महत्वपूर्ण पीडीएफ मिलेंगे। ठीक है, तो आप सब बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आप सभी के लिए सारी क्लासेस फ्री में लेकर आऊँगी। साथ ही साथ फ्री में आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊँगी, जिसमें हम लोग सबसे पहले एक टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया। ठीक है, फिर उस टॉपिक से संबंधित मैं आप लोगों को एमसीक्यू हल करवाऊँगी। इससे क्या होगा कि आप लोगों का फैक्चुअल भी तैयार हो जाएगा, साथ ही साथ एमसीक्यू भी तैयार होता रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को आने वाले क्लास की अपडेट
और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये जो सिलेबस का PDF है, ये PDF आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक पिन कर दिया है, तो वहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।